अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। आज किताब दोस्ती के तहत अमेरिका में मुकीम उस्माना अख्तर जमाल साहिबा की पहली किताब रनाइयाँ दर्द की पे गुफ्तगू करेंगे। इस किताब से मैं कुछ इक़्तिबास पढ़ता हूँ और कुछ शायरी का इंतखाब आपके समातों के हवाले करूँगा इंशाअल्लाह, और आप सुनेंगे। रनाइयाँ दर्द की ये किताब इंतसाब है मैं अपनी ये किताब अपने क़ारीन, अपने मदाहों और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के नाम करती हूँ। फहरिस्त में जो 3 पहले पैरा में हैं, कुछ अपने बारे में, मेरा तख़ील, मेरी शायरी और जो शुक्रिया उन्होंने अदा किया है, इससे उनके ताल्लुक़ से आपको जानने का मौका मिलेगा। उस्माना अख्तर जमाल साहिबा कुछ अपने बारे में उन्वान से अपने ताल्लुक़ से जिन बातों को उन्होंने इस किताब में दर्ज किया है, मैं उसको पढ़ता हूँ। अपने बारे में लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, फिर भी मैं अपनी अदबी ज़िंदगी के बारे में और अपना तारुफ लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक़ लखनऊ के मुअज़्ज़ज़ तालीम याफ्ता घराने से है। घर का बहुत ही अदबी माहौल था। शादी के बाद अमेरिका आ गई। लिखना मेरी हॉबी या शौक़ है। अदब की खिदमत करने से मुझे खुशी हासिल होती है। मैं उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में लिखती हूँ। बचपन से ही लिखने का शौक़ था। मुख्तलिफ़ नामों से लिखती थी। असली नाम से पहला अफसाना पाकीज़ा आँचल दिल्ली, इंडिया में शाये हुआ, और जब से बराबर पाकीज़ा आँचल दिल्ली, मशरक़ी दुल्हन दिल्ली, मशरक़ी आँचल दिल्ली, 20वीं सदी नई दिल्ली, गवाह विकली हैदराबाद, दीदावर अमेरिका, उर्दू लिंक अमेरिका, अल-इक़रा पाकिस्तान, लारैब लखनऊ, तमसील नौ कोलकाता, खरमन इंडिया, इन्हमाक पाकिस्तान वगैरह में मेरे अफसाने और शायरी शाये होते रहते हैं। इसके अलावा मेरी शायरी और अफसाने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोप के दूसरे मशहूर पर्चों और अखबारों में भी शाये होते रहते हैं। 25 साल से लिखने का सिलसिला जारी है। मेरे पास MA, B.Ed, कंप्यूटर, लाइब्रेरी साइंस, सहाफ़त, अकाउंटिंग, मैथ्स, मेडिकल, टर्मिनोलॉजी वगैरह की डिग्रियां, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हैं। ध्यान दें, आप ज़रा गौर करें कि मेरे पास MA, B.Ed, कंप्यूटर, लाइब्रेरी साइंस, सहाफ़त, अकाउंटिंग, मैथ्स, मेडिकल, टर्मिनोलॉजी वगैरह की डिग्रियां, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स हैं। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ राइटिंग, एडिटिंग, न्यूज़ क्लिपिंग और सहाफ़त से भी मेरी तालीम और जॉब का ताल्लुक़ रहा है। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ़ारसी और अरबी ज़ुबानें आती हैं। फ़्रेंच और स्पेनिश सीखने की कोशिश की। बंगाली, पंजाबी, गुजराती ज़ुबानी दोस्तों, हिंदी और संस्कृत बदौलत थोड़ी बहुत खुद ब खुद आ गई। मुझे हमेशा मेरे पब्लिशर, मुदीरान और क़ारीन और मदाहों ने एक जुमला लिखा और बार बार लिखा, आप इतनी दूर से अदब की खिदमत कर रही हैं, आपकी अज़मत को हम सलाम करते हैं। ये जुमला मुझे बहुत पसंद है। इस जुमले से हमेशा मुझे बहुत खुशी हुई और उनके लिखते रहने से मेरी ज़बरदस्त हिम्मत अफजाई हुई। बस यही दुआ है कि इतनी हिम्मत अफजाई करने वालों को अल्लाह हमेशा खुश रखे। मैं हमेशा अपने अफसानों, मज़ामीन और शायरी की ओरिजिनल कॉपी भेज देती थी। अपने पास इसकी कॉपी भी नहीं रखती थी। जब किताबें शाये करवाने का वक्त आया तो मेरी बहुत सी शायरी और अफसाने मेरे पास नहीं थे। जब किताबें शाये करवाने का वक्त आया तो मेरी बहुत सी शायरी और अफसाने मेरे पास नहीं थे। मैंने अपने क़ारीन, मुदीरान और पब्लिशर से दरख्वास्त की कि अगर किसी के पास मेरे अफसाने हों तो वो मुझे भेज दें। ज़्यादातर क़ारीन ने यही कहा कि मेरे अफसाने उनके कलेक्शन में हैं, उनके पसंदीदा अफसाने हैं, और मुझे भेज दिया। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और हमेशा रहूँगी।
اللہ इनको हमेशा खुश और सलामत रखे। 15-20 साल पहले अफसानों में मदाहीन, कारीन और मुदीरान साहब और साहिबा यही कहते थे कि अफसानों में शेर व शायरी ज़रूर हो। इस वक्त के अफसानों में होती भी थी। इससे पहले के अफसानों में भी शेर व शायरी होती थी, मगर कम थी। किसी किसी अफसाने में होती थी। अब भी अफसानों में शेर व शायरी होती है, मगर अब इतनी मांग नहीं है। मैंने अपने एक अफसाने खूबसूरत मोड़ में अपने ही नज़्म और गज़ल के अशार डाले थे। दूसरे अफसाने चांद का चकोर, जिसमें एक किरदार गाने वाला था और हीरो शायर था, तो इसमें भी मैंने अपनी बहुत सी गज़लियात और नज़में डाल दी थी, मगर बाद में निकाल दिया था। इस अफसाने में मेरी शायरी नहीं है, क्योंकि नज़मों और गज़लियात का अपना अलग वजूद है, अफसानों का अलग। यही वजह है कि इस अफसाने की वजह से चांद पर मेरी बहुत सी नज़में और गज़लियात हैं। मेरे एक अफसाने कहानी एक जजीरे की में जगह जगह में मैंने अपनी शायरी डाली है, क्योंकि वो अफसाना हकीकत से वाबस्ता था। उसमें मैं शायरी डालना ज़रूरी था। फुल टाइम जॉब होने की वजह से कभी कभी लिखने का वक्त नहीं मिलता है, मगर मेरे मदाहीन, कारीन, मुदीरान और पब्लिशर लिखने की इतनी हिम्मत अफजाई करते हैं कि कलम खुद ब खुद उठ जाता है। मेरे कारीन की मोहब्बत, उनका खलूस, उनके लिखने पर बहुत ज़्यादा इसरार ही मुझे लिखने पर मजबूर करता है और अदब की खिदमत का मौका फराहम करता है। जासूसी किताबें और जासूसी अफसाने मैंने बहुत पढ़ा है, इसलिए मेरे बाज़ अफसानों में सस्पेंस रहता है जो पढ़ने वालों को चौंका देता है। मेरे बहुत से कारीन कहते हैं कि ख़त्म करने के बाद आपका अफसाना दोबारा पढ़ना पड़ता है, बल्कि बार बार पढ़ना पड़ता है। मेरे बहुत से कारीन कहते हैं कि ख़त्म करने के बाद आपका अफसाना दोबारा पढ़ना पड़ता है, बल्कि बार बार पढ़ना पड़ता है। बहुत जल्द मेरी किताबें उर्दू हिंदी में शाये होने वाली हैं। शायरी की किताब का नाम रनाइयाँ दर्द की है। अफसानों का मजमुआ का नाम तितलियों के रंग है। ये नए अफसाने या शायरी नहीं है, ये सब शाये हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि वो सब एक जगह पर एकजा हो जाएं। मैंने शायरी में गज़लियात, नज़में, गीत, सहरे, रुखसती और कुछ मज़ाहिया नज़में वगैरह लिखी हैं। मेरे मज़ामीन और मेरे अपने बारे में दूसरी किताबें इन किताबों के बाद शाये होंगी। मेरे कारीन अक्सर मुझसे ये सवाल ज़रूर करते हैं कि हमें आपकी ज़बान बहुत पसंद है, आप कहाँ की रहने वाली हैं? तो मैंने ये जवाब दिया, चाहे जहाँ रहूँ मैं वो भी मेरा जहाँ है। चाहे जहाँ रहूँ मैं वो भी मेरा जहाँ है। मेरी ज़िंदगी में लेकिन शान अवध नेहा है। मेरी ज़िंदगी में लेकिन शान अवध नेहा है। इसको तकब्बुर ना कोई समझे ये फ़ख्र है मेरा। इसको तकब्बुर ना कोई समझे ये फ़ख्र है मेरा। जो कुछ लिखा है मैंने वो लखनऊ की ज़बां है। लिखती रहूँ हमेशा रुके कलम ना मेरा। लिखती रहूँ हमेशा रुके कलम ना मेरा। मेरी ज़बां उर्दू तेरा दया बयां है। मेरी ज़बां उर्दू तेरा दया बयां है। और इसके बाद ही उन्होंने एक मज़मून शामिल किया है अपने इस मजमूए में, मेरा तख़य्युल और मेरी शायरी। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मेरी शायरी का मजमुआ रनाइयाँ दर्द की बनकर नमूदार हुआ है। सच पूछा जाए तो शायरी का असली रंग दर्द में ही छुपा है। जैसा कि अंग्रेज़ी शायर शेली ने कहा है, हमारे गमगीन ख़यालात ही शेरी नगमे लाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं दुनिया का पहला दर्द में डूबा शेर रामायण के लिखने वाले वाल्मीकि के मुंह से बेसाख्ता निकला था, जब सारस क्रौंच पंछी के एक जोड़े पर शिकारी का तीर लगा था और उसे मरते हुए सारस के साथ दूसरे सारस ने भी वहीं पर तड़प तड़प कर जान दे दी थी। वाल्मीकि के मुंह से निकला शेर दुनिया का पहला शेर था जो दर्द में डूबा था। सारस के दर्द में डूबे एहसास की तर्जमानी था। मैं बचपन से मीर के दर्द की आशिक थी। मीर के दर्द में डूबी शायरी मुझे बहुत मुतासिर करती थी। दर्द में डूबे अफसाने मुझे बहुत पसंद थे। यही वजह है कि मेरे अफसाने भी दर्द में डूब गए। खालिद भाई मुदीर पाकिजा आंचल नई दिल्ली ने फ़ोन पर कहा कि आप इतने दर्दनाक अफसाने मत लिखा कीजिए, पढ़ने वाले इतने गम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद मैंने हमेशा अपने अफसानों के अंजाम को खुशगवार ही रखा। मुझे बचपन से ही शेर कहने का शौक़ था। मैं शौक़ बीतबाजी ने बहुत बढ़ाया। मैं अपनी पार्टी को भी कभी हारने नहीं देती थी। इस वक्त शेर कहकर जिता देती थी। मेरी आपा किश्वर जमाल साहबा मेरे इस राज से वाकिफ़ थी और हमेशा अपनी तरफ रखती थी। खुद उन्हें इतने शेर याद थे जो तो पर टूटते थे। ता से शुरू होने वाले अशार बहुत कम लोगों को याद होते थे, इसलिए हम लोग जीत जाते थे। एक बार 5वीं क्लास से 12वीं क्लास को 2 हिस्सों में बांट कर
बीजबाजी का मुकाबला रखा गया। मैं और आपा मुख्तलिफ ग्रुप में थे। आपा ने तह पर टूटने वाले शेर दिया, हमारे ग्रुप में सन्नाटा छा गया। एकदम से मैंने फी अलवदी ये शेर कह दिया तो तूर का जलवा ऐसा था कि तूर ही सारा जल गया। मूसा को अपनी नबूवत का मकसूद से सारा मिल गया। मेरा इसी वक्त का कहा हुआ ये शेर मान लिया गया और हम लोग जीत गए। मेरी आपा ने अपने ग्रुप की हार नहीं मानी और वो कहती रही, ये किसी शायर का शेर नहीं है, ये दिल का शेर है या इसने खुद बनाया है। बीजबाजी के जजों और सीनियर लड़कियों को भी बहुत हैरत हुई। उन्होंने कहा, इतनी छोटी लड़की का शेर है तो बहुत खूब है, और सब ने खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाईं। ये मेरी ज़िंदगी का पहला एजाज़ था जो मुझे 5वीं क्लास में मिला। ये मेरी ज़िंदगी का पहला एजाज़ था जो मुझे 5वीं क्लास में मिला। और उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तीनों ज़ुबानों के टीचर मेरी हिम्मत अफजाई करने लगे। अल्लाह उनको इसका अज़्र दे। ये पढ़ी लिखी ख़वातीन थी और टैलेंट्स की वक़्त जानती थी। मेरे शौहर हमेशा मेरे लिखने पर मेरी बहुत हिम्मत अफजाई करते थे। अक्सर वो मेरे सिरहाने की मेज़ पर एक कागज़ और कॉपी रख देते थे कि जैसे ही कोई शेर या गज़ल आए वो मैं फ़ौरन लिख दूँ, वरना वो गायब हो जाएगी, चाहे रात का ही वक्त क्यों ना हो। मैंने ऐसा ही किया और आज मेरी शायरी का ये मजमुआ आपके सामने है। अगर मैंने कोई शेर या गज़ल इसी वक्त नहीं लिखा, वो हमेशा के लिए गायब हो गई। हम यही समझते रहे कि वो हमको याद रहेंगी और हम सुबह या किसी और वक्त लिख लेंगे। मेरी अम्मी की वफ़ात ने शायद मेरी शायरी को इतना दर्दनाक कर दिया, वरना अपनी ज़िंदगी में तो कोई ऐसा गम नहीं था। बचपन से शादी के बाद तक एक खुशगवार ज़िंदगी मिली थी। अल्लाह की मेहरबानी से शौहर भी बहुत अच्छे मिले थे। मेरे शौहर मोहम्मद साहब बहुत टैलेंटेड थे, आर्किटेक्ट थे, आर्टिस्ट थे और बहुत सी खूबियाँ उनमें थी। इसलिए मेरी शायरी और अफसानों का गम निजी नहीं था। दूसरों का दर्द या गम दौरा शायद मुझे कभी कभी हिला देता था। यही दर्द गम मेरे अफसानों और शायरी में अपने एक अंदाज़ लेकर नमूदार हो गया। मेरी शायरी के दर्द का ताल्लुक़ दूसरों के दर्द से था। सारे जहां का दर्द और मौजूदा हालात का दर्द था। जब इंसानियत मजरूह हो जाती है और इंसान दरिंदा बन जाता है। जीने का हक है सबको, क्यों ये हक छीना जाता है। जीने का हक है सबको, क्यों ये हक छीना जाता है। क्यों लिपट जाती है ज़िंदगी उजले उजले कफन में, और आहो फगा की सदाएं गूंजती रहती हैं हर तरफ। जब आग लगाती आती हैं खूबी बहारें गुलशन में, आसमां पर फरिश्ते भी लरसते होंगे, देखकर ज़मीं पर सिर्फ सितम ही रह गया है। सितमगरों की दहशत हर सू टपकाती है लहू की बूंदें। मोहब्बत की अनमोल फ़िज़ा में नफ़रत की दरारें आती हैं। बदलती हुई दुनिया की सिसकियाँ फ़िज़ा में गूंज उठी तो अपना दिल भी लरज़ उठा। दर्द का ये माहौल अपनी ज़िंदगी का दर्द बन गया। सारा दर्द, सारा कर्ब आंसू बनकर दिखाई देने लगे। होता है जब दौर ख़िज़ां तो साख़ गुल जलती है। होता है जब दौर ख़िज़ां तो साख़ गुल जलती है। छाती है जब दिल पे वीरानी, एक दर्द की दुनिया बसती है। और शेर देखिए कि खामोशी दिल को दरों की ज़ुबां मिलती है। कोई तो समझता आँखों में नमी आने को, और दिल को फुर्सत ही नहीं आहो फगा से, होठों पे हंसी रक्सा दुनिया को दिखाने को। और जाने क्यों इतने दर्द मिले जो आंसू बनकर बहते हैं। जाने क्यों इतने दर्द मिले जो आंसू बनकर बहते हैं। अफसुर्दगी चेहरे पर हो जाती है आयां, अफसुर्दगी चेहरे पर हो जाती है आयां, दिल के अंदर जब धड़कता दर्द है। अफसुर्दगी चेहरे पे हो जाती है आयां, दिल के अंदर जब धड़कता दर्द है। कभी कभी मैं अपने अफसानों के ख्याल को भी नज़्म में बदल देती थी, या मेरे अफसानों के किरदारों का गम मेरी शायरी का गम बन जाता था। जैसे मेरी नज़्म खूबसूरत शाम मेरे एक अफसाने जब तारा टूट गया को लेकर अचानक वजूद में आ गई। ये और बात है कि इसमें लखनऊ की शाम और होनोलुलु हवाई अमेरिका की शाम का हुस्न शामिल हो गया। शाम जब अपनी हथेली पर डूबता सूरज लेकर नमदार होती है तो देखने वालों की दुनिया रंगीन कर जाती है। शाम चाहे बर्फ़ से ढके पहाड़ों की हो, या सूखे भूरे पहाड़ों की, या हरे भरे पहाड़ों की, नदी में डूबता सूरज हो, या समंदर में डूबता सूरज, या हरे भरे मैदानों का डूबता सूरज हो, आप अपने में एक नया हुस्न, एक नया अंदाज़ रखता है। शाम कहीं की हो, उसकी हुस्न और डूबता सूरज हमेशा मुझे मुतासिर करता रहा है और मेरे अफसानों और शायरी को अल्फाज का खूबसूरत जामा पहनाता रहा है और अल्फाज में डूब डूब कर निकलता रहा है। बहुत खूबसूरत है मेरे शहर की शाम,
सफ़क के रंग से लिखा है तुम्हारे नाम। बच्चे जब फुल टाइम स्कूल जाने लगे तो अचानक एक दिन मैंने नौकरी के लिए अपनी रिज्यूम भेज दी और मुझे फ़ौरन एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। जवानी में ही मेरे शौहर की एक मामूली ऑपरेशन में डेथ हो गई। इस वक्त अपनी डिग्रियां, खासकर कंप्यूटर की डिग्री और नौकरी बहुत काम आई। मेरी दोस्ती कहती थी कि आपने कभी नौकरी नहीं की थी, आपके साथ ये ट्रेजेडी होने वाली थी, तभी आपने अचानक नौकरी करना शुरू कर दिया। या अल्लाह की मेहरबानी थी, वरना एक टूटी हुई बेबस औरत के लिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद नौकरी ढूंढना एक मुश्किल काम होता है। अल्लाह की ये भी बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि मैंने अपनी पहली जॉब के लिए एक मामूली पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और बगैर किसी तजुर्बा के मुझे एक आला पोस्ट मिल गई थी। इसकी वजह कंप्यूटर की तालीम और मेरी डिग्रियां थी, और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करती हूँ मुझे उससे ऊंची पोस्ट की नौकरी मिल जाती है। शौहर के वफ़ात के बाद एकदम से मेरे नाजुक कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई, जो मुझ जैसी अकेली कमज़ोर औरत के लिए बहुत मुश्किल थी। डर यही था कि कहीं बच्चे ख़राब ना हो जाएं, डर यही था कि कहीं बच्चे ख़राब ना हो जाएं, डर यही था कि कहीं बच्चे ख़राब ना हो जाएं, तालीम और आला तरबियत से दूर ना भाग जाएं। मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरा साथ मेरे कम उम्र बच्चों ने भी दिया। नेक और अच्छे इंसान बनकर और प्रोफेशनल डिग्रियां लेकर ज़िंदगी में बहुत से सानहे गुजरे हैं। एक सानिया या ट्रेजेडी ऐसी थी कि जिसने आज तक मुझे शॉक्ड कर रखा है और सदमे से निकलने नहीं दिया है। मेरे भाई मंसूर कुछ भी बीमार नहीं थे, अच्छी सेहत के मालिक थे। एक हफ़्ता पहले उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि मैं 2 महीने के बाद आने वाली हूँ। वो बहुत खुश थे। एक हफ़्ते के बाद जब मैंने फ़ोन किया तो सब लोग अस्पताल में थे और फ़ोन पर रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं चीख चीख कर कह रही थी, क्या हुआ, सब लोग रो क्यों रहे हैं? पता चला कि मेरे प्यारे भाई का इंतकाल हो गया है। अचानक ये खबर सुनकर मेरा क्या हाल हुआ और इसके अल्फाज में बताना मुश्किल है, और आज तक मैं इस सदमे से बाहर नहीं आई हूँ। यह ऐसा सदमा है जिससे बाहर आना भी मुश्किल है। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बहनोइयों की जवानियों में एक के बाद एक अचानक इंतकाल ने मुझे तो बिल्कुल तोड़ दिया। हर साल किसी न किसी के इंतकाल की खबर ने मुझसे गम से निढाल कर दिया, सदमों की दुनिया से निकलने ही नहीं दिया। ये मलाल, ये रंज व गम दर्द के सांचे में ढलकर नमूदार हुआ और शायरी को दर्द व गम का निशान दे गया। ये शायरी इस वक्त की है जब मेरी ज़िंदगी से बड़े बड़े गम बहुत दूर थे, मगर अब जब मैं अपनी शायरी पढ़ती हूँ तो लगता है जैसे ये अशार आप अपने लिए ही कहे गए हों, जबकि उनका मेरी निजी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मेरी आँख में जो पानी है तेरा गम तेरी निशानी है। मेरी आँख में जो पानी है, मेरी आँख में जो पानी है, तेरा गम तेरी निशानी है। और शेर देखें कि ज़िंदगी अब तो और भी गम से भरती जाती है। ज़िंदगी अब तो और भी गम से भरती जाती है, हर रोज़ एक नए गम का इजाफा करती जाती है। दिल में अजब तरह की आफसुर्दगी है, ये ज़िंदगी नहीं अज़ाब ज़िंदगी है। दिल में अजब तरह की अफसुर्दगी है, ये ज़िंदगी नहीं अज़ाब ज़िंदगी है। रेज़ा रेज़ा दिल हो और ज़ख्मी ज़ख्मी ज़िंदगी, इस दुनिया में हमको कैसे कैसे दर्द मिले। रंजो गम से दूर ज़िंदगी में जैसे गमों की यलगार हो गई, लेकिन फिर भी इंसान को दर्द में डूबना नहीं चाहिए। उसको इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेना चाहिए। गम एक जोंक है जो इंसान के अंदर अंदर खोखला कर देता है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को इस खोखलेपन से बचाना चाहिए। खुशी का कोई भी पल, कोई भी लम्हा अगर हासिल हो जाए उसको अपनाना चाहिए, इससे फैज़ाब होना चाहिए और इस पल, इस लम्हे में गम को अपने से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़िंदगी खुशी वो गम का नाम है। इस छोटी सी ज़िंदगी में अगर गम को ही हम अपने दिल से लगाए रहेंगे तो हम टूट कर बिखर जाएंगे, और ये टूटना, ये बिखरना ज़िंदगी से गद्दारी है। ज़िंदगी अल्लाह की बख्शी हुई नेमत, उसका बख्शा हुआ अनमोल तोहफ़ा है। करती है कायनात को रोशन, मिटाती है ज़िंदगी का दर्द। तारीक दिलों के अंदर जब बज़्म चरागाह होती है, करती है कायनात को रोशन, मिटाती है ज़िंदगी का दर्द। तारीक दिलों के अंदर जब बज़्म चरागाह होती है। तनकीद किसी तख्लीक का एक खूबसूरत पहलू है, मगर ऐसी तनकीद कोई पसंद नहीं करता कि इस्लाह के बहाने एक दूसरी गज़ल तैयार कर दी जाए। गज़ल को अपनी ज़बान व अंदाज़ के सांचे में ढाल लिया जाए। हम जब अपने वतन से चले तो अपने साथ सिर्फ ज़बान का सरमाया लाए, और इस दौलत को हमने बहुत हिफाजत की।
اس کو ختم نہیں ہونے دیا، اپنی تحریروں میں قائم رکھنے کی کوشش کی۔ اپنے وطن سے دور ہونے کی وجہ سے ہم ادیبوں کو نئی بستی کے لکھنے والوں کا نام دیا گیا ہے، مگر ہماری زبان اور بیان اسی پرانی بستی کا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ جب میرے افسانے پڑھ کر میرے قارئین مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی زبان بہت خوبصورت ہے، آپ کہاں کی رہنے والی ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہم لکھنؤ والے اپنی زبان کے معاملے میں بہت جذباتی ہیں۔ مشکل سے مشکل الفاظ زبان میں اتنے گھل مل گئے ہیں کہ لگتا ہے جیسے ہم بہت آسان زبان لکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کوشش کرتے ہیں آسان زبان بھی لکھنے کی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک خوبی ہے تاکہ ہر پڑھنے والا اس سے مستفیض ہو سکے۔ اردو، ہندی، انگریزی، سنسکرت، فارسی، عربی اور کئی زبانوں میں میں نے سیکھی ہیں۔ بہت سے میگزین کے مدیران اعتراض کرتے ہیں کہ وہ عشق و محبت کی شاعری شائع نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے قارئین کہتے ہیں بغیر عشق و محبت کی شاعری خشک و بے جان ہوتی ہے، ہم کو نہیں پسند ہے۔ شاعری کا آفتاب تو ذہن کے آسمان پر خود بخود طلوع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس میں غم جانا کے ساتھ غم دوراں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ میرے نظریے سے عشق و محبت، تسبیح، استعارے، تلمیح وغیرہ شاعری کا حسن اور اس کا دلکش انداز ہے، اور دوسرے مضامین بھی شاعری کا حصہ بن گئے ہیں یا بن سکتے ہیں، مگر ان کے وجود کے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاعری میں عشق و محبت کے خوبصورت جذبات ختم کر دیے جائیں اور رومانی شاعری لکھی ہی نہیں جائے۔ خوشی اور غم سے بھری رومانی شاعری کے حسین جذبات کی عکاسی ہی نہ کی جائے، بلکہ ان کو شاعری کے دنیا سے نکال کر پھینک ہی دیا جائے۔ لیکن جوانی ختم تو نہیں ہو جائے گی، وہ اپنی شکل بدل کر آتی رہے گی، دوسروں میں اپنے وجود، اپنا انداز لا کر ہمیشہ عشق و محبت کی دنیا کو سجاتی رہے گی۔ خوشیاں بن کر جب کسی کی الفت آئے گی، ساتھ ہمارے دیکھنا اس کی رحمت آئے گی۔ میری شاعری کا یہ مجموعہ اپنے اندر غزلیات، نظمیں، آزاد شاعری، گیت، شعریں، رخصتی، قطعات، رباعیاں اور مزاحیہ شاعری کو لے کر نمودار ہوا ہے۔ آزاد شاعری موجودہ دور کی ایک ایسی صفت، ایک ایسا انداز ہے جس کو مجھے بھی اپنانا پڑا، ورنہ میرے کلام کو یہ مجموعہ اس کے بغیر نامکمل رہ جاتا۔ شعریں اور رخصتی میرے دوستوں اور رشتہ داروں نے شادیوں کے موقع پر لکھوایا اور مجھے ان کی خوشیوں کو بڑھانے کے لیے لکھنا اور شادیوں میں پڑھنا بھی پڑا۔ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ میں نے اپنے دیوان میں سب تو نہیں کچھ شعریں اور ایک رخصتی شامل کر دیا ہے۔ گیت بھی ادب کا ایک حصہ ہے۔ میں نے ہندی میں گیت کے بارے میں پڑھا اور لکھا۔ اپنی طالب علمی کے زمانے میں لوک گیت یا فوک سانگز بہت پڑھے اور ان کے بارے میں نے مضامین بھی بہت لکھے جو بہت پسند کیے گئے اور اکثر انعام بھی جیت کر لائے۔ اس لیے اپنی شاعری میں گیتوں کا بہت اہم کردار ہے، ان کے بغیر میری شاعری ادھوری رہتی ہے۔ دل کے ویراں خانے میں کون جلاتا دیپ نئے، دل کے ویراں خانے میں کون جلاتا دیپ نئے، بجھی بجھی زندگی میں کون ہے لاتا دیپ نئے۔ میر غالب اور اقبال میری پسند ہیں اور میرے آئیڈیل ہیں۔ میر انیس اور میر حسن میرے پسندیدہ شعراء ہیں۔ شیکسپیئر، ملٹن، کیٹس، سیلی، بائرن، ورڈسورتھ، آن ہینری، عمر خیام، حافظ، رومی، کالی داس، تلسی داس، سور داس، میرا بائی، جے شنکر پرساد، مہادیوی ورما، سبھدرا کماری چوہان، پنت، شاہد لدھیانوی، شکیل بدایانی، فراز، فیض احمد فیض، جگر مراد آبادی وغیرہ بھی میرے شوق، میری پسند اور میرے آئیڈیل ہیں۔ اپنے پسندیدہ شعراء کو پڑھ کر میرے شوق اور ذوق میں اضافہ ہوا۔ ان سب کو اتنا پڑھا کہ میری شاعری کی دنیا آباد ہو گئی۔ پہلے میں اپنے افسانوں کے مجموعے شائع کروانا چاہتی تھی، مگر وہ تیار نہیں ہو سکے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور نئے افسانے نہیں ہیں، سب کہیں نہ کہیں شائع ہو چکے ہیں۔ اس لیے پہلے اپنا دیوان شائع کروا رہی ہوں تاکہ میری ایک کتاب تو سامنے آئے۔ لوگ حیرت کر رہے ہیں، 20-25 سال سے مستقل لکھ رہی ہوں اور ابھی تک میری کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی۔ مصروفیت نے وقت ہی نہیں دیا کہ اپنی کتابیں شائع کرواتی۔ پبلشر، مدیران اور اپنے قارئین کی فرمائش پر افسانے، مضامین اور شاعری شائع ہونے کے لیے بھیجتی رہی۔ میرے قارئین کو ہمیشہ میری کتابوں کا انتظار رہا ہے اور ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ بہت جلد میری کتابیں ان کے ہاتھوں میں ہوں گی، جیسے ہمیشہ میری شاعری اور افسانے ان کی فرمائش پر ان کے سامنے آتے رہے ہیں۔ مجھے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے بہت اچھا لگا، کیونکہ میں جب بھی کسی ادیب یا ادیبہ کو کوئی کتاب پڑھتی ہوں، مجھے کتاب کے شروع میں جو مضامین ہوتے ہیں وہ بہت پسند ہے، جن میں ادیب اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں یا کوئی دوسرا ان کے بارے میں لکھتا ہے۔ یہ دونوں لکھتے ہیں، اس لیے میں نے بھی اپنے بارے میں تھوڑا بہت لکھ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ میری طرح کسی اور کا بھی میرا جیسا شوق ہو۔ آخر میں بس اتنا عرض کروں
گی کہ اگر میرے کسی شعر کا خیال، مصرع، ردیف اور قافیہ کسی استاد شاعر یا کسی بھی شاعر سے مل گیا ہے یا ملتا ہو، دکھائی دیتا ہو، تو یہ ان عظیم شاعروں کو میرا خراج عقیدت اور اپنی پسند کا اظہار سمجھیں۔ یہ عثمانہ اختر جمال صاحبہ کا لکھا ہوا احساسات اور پیغام ہم لوگوں نے پڑھا۔ رنائیاں درد سے عثمانہ اختر جمال صاحبہ، جو ان دنوں امریکہ میں مقیم ہیں۔ اس کڑی میں یہیں تک، اور اس کی دوسری کڑی میں ان کی کچھ نظمیں اور شاعری میں آپ تک پہنچاؤں۔